एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा कुछ लग रहा है, एरर हो गया। हाँ, तो आज हम लोग इकोनॉमी क्लास 11th देखने वाले हैं। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर 1। गाइस, इस चैप्टर में हम लोग एक बेसिक कंसेप्ट देखेंगे कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद, यानी ब्रिटिशर्स जब थे, जब कॉलोनियल गवर्नमेंट थी इंडिया में, तब इकोनॉमी सिचुएशन इंडिया का क्या था एंड उससे पहले हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन क्या था। क्योंकि कहीं ना कहीं इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, वी हैव टू नो समथिंग अबाउट द कंट्रीज इकोनॉमिक पास्ट। ओके, इवन इफ एज यू लर्न अबाउट इट्स प्रेजेंट स्टेट एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, अगर हमें फ्यूचर या फिर प्रेजेंट स्टेटस को जानना है अच्छे से, तो हमें अपना अतीत के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम ऐसा हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे पास से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है एंड मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, तो मैंने डायरेक्ट नोट्स को ही मेंशन किया है और आप इसको देख करके और छोटे नोट्स बना सकते हो। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, इस लेक्चर को देखने के बाद आप अगर बुक पढ़ते हो तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का तो एकदम टेंशन नहीं लेना है, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। और मैं तो सजेशन करूँगा कि देखने के बाद आप बुक एक बार रीड कर ही लेना और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। बहुत मस्त लेक्चर होने वाला है। थोड़ा सा मतलब मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ मैं स्टडी में नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब जो मैंने लिखा है आपको दिख ना रहा हो, बट मैं सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ये नोट्स को आप छापना मत, अपने नोट्स खुद बनाना। मैंने कोशिश किया 1 से 1.5 पेज में पूरा पूरा नोट्स ख़त्म कर दिया है मैंने। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैंने लेज़र पेन ले लेता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला, और सामने आप लोगों को दिख रहा होगा, ये रहा चैप्टर का नाम, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ना, बट हर चीज़ को मैं पीपीटी के फॉर्म में जिस तरह से मैं लेक्चर में बनाता हूँ, बहुत टाइम लग जाता है मुझे। तो मैंने सोचा कि मैं एनसीईआरटी भी कवर करूँगा, अपना भी और आपका भी। तो इसमें सोचा कि हर चीज़ वैसे नहीं, बट हाँ, जो भी स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जिनको जो कैसे जो स्टैंडर्ड मटेरियल है, ठीक है, उसको मैं वैसे ही कवर करवाऊँगा जैसे मैं पीपीटी बनाता हूँ। और मैं एनसीईआरटीज़ को इसी तरह से कवर करवाऊँगा, बट हाँ, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे कि बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स आए, आपको लोगों को जैसे कि पता है, ठीक है, कि जो हमारे ब्रिटिशर्स, उनका सोल पर्पस क्या था। ब्रिटिशर्स का सोल पर्पस क्या था कि इंडिया को रॉ मटेरियल का सप्लायर बनाना है और फिनिश प्रोडक्ट्स का मार्केट बनाना है ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि ब्रिटिश जो है 2 सेंचुरीज तक रूल किए इंडिया में, और मेन एम यही था, जितना से जितना हो सके उतना से उतना एक्सप्लॉइट कर दो। क्यों एक्सप्लॉइट करना था? जितना यहाँ से रिसोर्स, जितना यहाँ से पैसा, जितना यहाँ से निकाल सकते हैं अपने कंट्री के लिए निकाल लो। बाकी इनके क्या कंडीशन है, क्या इनका सोसाइटी में क्या सोशल इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो रहा है, भाड़ में जाओ, सब उससे हमें मतलब नहीं भाई। हमारे कंट्री का इंटरेस्ट पूरा हो रहा है, ये भाड़ में जाए, बस इनका यही था। थोड़ा बहुत किए भी, तो कहते हैं ना, हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। ये गाजर खाना है खाओ, नहीं तो डंडा मारेंगे और उल्टा ज़्यादा कुछ बकवास करोगे तो। उनका कुछ ऐसा था, पूरा का पूरा एक्सप्लॉयटेटिव नेचर के थे ये लोग। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि इन्होंने हर एक सेक्टर का भी हम लोग देखेंगे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, हर सेक्टर को देखेंगे, छुएंगे, और कुछ डेवलपमेंट्स भी देखेंगे जो उन्होंने किया, बट क्यों किया वो भी आपको पता चलेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू तो हो चुका है, आई मीन, तो आपको पता है कि ब्रिटिशर्स इतना किए, मेन एम यही था कि इंडिया को, सोचो यार, ये लोग क्या करते थे, इंडिया को रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया। यानी यहाँ से जब 10 रुपये का अगर रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, उसी 10 रुपये के रॉ मटेरियल से ब्रिटेन में, ठीक है, अपने मशीन से, मैन्युफैक्चरिंग से, ये लोग एक अच्छा क्या मतलब, फिनिश प्रोडक्ट बना करके, एक सामान बना करके इंडिया को ही चेप रहे थे 100 रुपये में, यानी ओवरऑल 90 रुपये का इनडायरेक्टली फ़ायदा उठा रहे थे ये लोग, ज़बरदस्ती बेच देते, और इंडिया को खुद कभी करने नहीं दिया, क्योंकि इंडिया का भी जो इंडस्ट्री था, जो फिनिश प्रोडक्ट्स बनाती थी, उनका एक्सप्लॉइट करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, जो हम लोग को पता चलेगा। चलिए देखते हैं। जैसे आप लोग पता है कि लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने का रीज़न आप लोग यहाँ पे देखें, ये मैंने बहुत छोटे छोटे पॉइंटर्स लिखे हैं, बट मैं एक्सप्लेन करूँगा, और इससे जो किताब में, उससे कुछ बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे बताऊँगा, तो आप लोग ध्यान से सुनना। ठीक है, एज वी ऑल नो दैट इंडिया वॉज फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री, एंड इट इज़ वर्ल्ड वाइड फेमस। पूरे वर्ल्ड में ये फेमस है, फेमस था, आई मीन इट वॉज फेमस। बट क्या ऐसा हो जाता है कि ये इंडस्ट्रीज अचानक से डिक्लाइन कर जाती है, ख़त्म हो जाती है? क्यों होता है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, और क्या चीज़ के लिए फेमस था वो भी मैं भी आपको बताऊंगा, एनसीईआरटी में भी ये मेंशन किया हुआ है।
जो कॉलोनियल गवर्नमेंट, अब कॉलोनियल गवर्नमेंट जब आई तो उनके जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज थे ना, दे आर मोर कंसर्न फॉर देयर होम कंट्री। जो भी पॉलिसीज था उनका मेन एम यही था, मैंने अभी भी आपको बताया, कि जितना भी इंटरेस्ट है वो हमारे कंट्री को जाए। ठीक है, बस यही था, इनको कुछ ना मिले, जो हो रहा है हमारे कंट्री को जाए। और यही एम से आए थे इंडिया में सामान उठाना, और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का। तो बस यही एम था कि यहाँ से उठाना है और यहाँ पे बनाना है और इनको चेपना है, यानी ये हमारे बन जाएंगे। इंडिया जो है पूरा का पूरा इंडिया है, कंज्यूमर है उनके लिए, जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट्स को चेपेंगे, यानी एक मार्केट बना देना है। आप लोगों को पता होगा गाइज, इन्होंने ना कभी भी पर कैपिटा इनकम निकालने का कोशिश नहीं किया कि हमारे कंट्री का क्या हालात है, यहाँ के लोग का क्या सिचुएशन है, इनका पर कैपिटा इनकम क्या है एनुअली, कभी इन्होंने नहीं कोशिश किया। और हमारे कुछ लीडर्स थे लाइक दादा भाई नौरोजी, विलियम डिकबाई, फिंडले शेरेज, वी के आर वी राव एंड आरसी देसाई, इन्होंने कोशिश किया था। और जो राव जो थे, यानी आर वी राव, वी के आर वी राव, तो इनका जो मेथड था, इन्होंने जो दिया था एस्टिमेट, जो उन्होंने निकाला था, तो वो काफ़ी सिग्निफिकेंट था। और स्टडीज़, इनके स्टडीज़ के मतलब सब कहा जाता है कि जो कंट्री का ग्रोथ था हमारा, एग्रीगेट रियल आउटपुट अगर हम लोग बात करें, ठीक है, 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, तो लेस देन 2%, 2% से भी कम था ये। सोच लो आप, कितना कितना ज़्यादा लोगों ने एक्सप्लॉइट करके रखा था, और कितना हमारा जो कंडीशन था वो कितना डिटेरियोरेट था, आप लोग सोच कर देखो। अब हम लोग थोड़ा एग्रीकल्चर पे जाते हैं। उससे जाने से पहले, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा इंडस्ट्री जो था हैंडीक्राफ्ट काफ़ी फेमस था पूरे वर्ल्ड में। क्यों था देखो, आपको एक मैं बताता हूँ, इसके बारे में आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा ही होगा। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, मसलिन एक कॉटन तरह का टेक्सटाइल था, ठीक है, जिसको डकई मसलिन भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस था, फेम था। और सबसे फाइनेस्ट वैरायटी का मसलिन पाया जाता था यहाँ पे, जिसको मलमल भी कहते थे। ठीक है, या फिर मलमल शाही भी। जो इसे पहनता था कहते थे वो रॉयल है, यानी रॉयल्टी को वो दर्शा रहा है, सोचो। बट इन्होंने अपने मतलब के लिए हमें बर्बाद कर दिया। चलो देखते हैं एग्रीकल्चर का क्या हाल किया है इन्होंने, वो भी देखो आप लोग। देखो, शुरू से पता है कि इंडिया एक एग्रीगेरियन इकॉनमी था, चलो ठीक है, इंडिया एक एग्रीगेरियन इकॉनमी था शुरू से। बट क्या एग्रीकल्चर में हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ा टेक्नोलॉजी लाते हैं, तो क्या ये और अच्छा नहीं हो सकता था? क्या एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में नहीं बढ़ सकता था? ऑफ कोर्स बढ़ सकता था, बट इन्होंने वैसा कभी नहीं किया। देखो, 85% पॉपुलेशन जो थी डिपेंड थी एग्रीकल्चर में फॉर देयर लिवलीहुड। उसके बावजूद भी एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन था। अब स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है कि एक ही जमीन पे ना बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बट आउटपुट ही नहीं आ रहा है। आउटपुट 5 था, अभी भी 5 ही है, जबकि लोग 10 काम कर रहे हैं। सोचो, ना ग्रोथ हो रहा है, ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, सब कुछ धरा का धरा हुआ है। उसके बावजूद भी, ठीक है, क्यों धरा हुआ था? इनके जो एक्सप्लोटेटिव लैंड सेटलमेंट पॉलिसीज थे, या फिर लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, जिससे इनका मेन एम था कि जो भी एरिया इनके अंडर में आ रहा है, जो भी ब्रिटिश इंडिया का एरिया इनके अंडर में है, वहाँ पे ऐसे ऐसी पॉलिसीज लगाओ और फार्मर से जितना ज़्यादा हो सके पैसा निकलवाओ, यानी उनसे ज़बरदस्ती उगवाना है। ठीक है, और रेवेन्यू लेना है। रेवेन्यू लेने के लिए इन्होंने किया था, और रेवेन्यू के लिए उन्होंने क्या किया, जमींदार से अपॉइंट कर दिए। 3 तरह के सिस्टम हम लोग देखेंगे जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, परमानेंट सेटलमेंट, रोतवारी एंड महलवारी। तो ये 3 सेटलमेंट पॉलिसीज थे लैंड रेवेन्यू के। तो जमींदार का मेन एम यही था कि मैं कल्टीवेटर से जितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है उठाऊं, क्योंकि जमींदार भी कहना है कहीं रेस्पॉन्सिबल था ब्रिटिशर्स को, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इन्हें इसे अपॉइंट किया था, और इसको किसी भी कंडीशन में 100 में से 100 रुपये, जैसे अगर कल्टीवेटर उगाता है तो उसको 90 रुपये ब्रिटिशर्स को देने थे, जमींदार को। ठीक है, तो जमींदार सोचा था यार उसको तो 90 देना है ना, क्यों ना इनसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा तो मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर था ना, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया कल्टीवेटर्स को, एकदम ये तंग आ गए थे। और हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे, लोग इतना परेशान हो गए थे ना, मतलब बहुत परेशान हो गए थे। हम लोग देखेंगे, मैं बात करूँगा आगे भी। तो इसके कारण काफ़ी सोशल टेंशन जो था, सोसाइटी, ये सब काफ़ी सोशल टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था एग्रीकल्चर सेक्टर में। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना भूखा था, क्योंकि यहाँ पे लो टेक्नोलॉजी थी, इरिगेशन का फैसिलिटी नहीं था, तो कहाँ से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा?
यार प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी तो करना होगा, उसके लिए आपको कुछ रिसोर्स तो उसमें लगाने पड़ेंगे ना, लेकिन ये लोग वो भी नहीं करते। जब इनको पता है कि इसी से इनको पैसा निकालना है, जब ये भी जानते हैं अगर मैं इसमें खर्चा करूंगा तो और पैसा निकाल सकता हूँ, लेकिन नहीं, जो है वो निकाल लो, बाकी भाड़ में जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। उसके बाद तो हम अपने देश चले जाएंगे, चले जाएंगे तो बाद में मतलब तो चल गए, इसलिए मैं कह रहा हूँ उस टाइम में मुझे लगता है ये लोग ये भी नहीं सोचते थे। उसके बाद देखो इन्होंने क्या किया, कैश क्रॉप काफी बढ़ावा दिया इंस्टीट्यूट ऑफ फूड क्रॉप्स। अब बंदा फार्मर को जबरदस्ती आप लोग कैश क्रॉप उगाने के लिए कह रहे हो फूड क्रॉप्स के बजाय, तो बंदा खाएगा क्या, वो तो बहुत मजबूरी में उगा रहा है, ठीक है, बहुत मजबूरी में वो बंदा उगा रहा है ना। और चलो कैश क्रॉप उगाया, कमर्शलाइजेशन हो गया एग्रीकल्चर का, बट इट वाज हार्डली बेनिफिट टू एनी फार्मर, ठीक है, हार्डली बेनिफिट होता था किसी फार्मर्स को, ठीक है। और इसके कारण फेमाइन का भी एक रीज़न है कि कैश क्रॉप बहुत ज़्यादा उगाया गया था, ठीक है। कैश क्रॉप क्यों, क्योंकि रॉ मटेरियल है, ये यहाँ से उठाएंगे, कॉटन उठाएंगे, अपने जगह पे लेके जाएंगे, वहाँ से प्रोडक्ट बनाएंगे और यहाँ पे चेपेंगे। अल्टीमेटली फायदा किसको हो रहा है, ब्रिटिशर्स को। So all the policies which Britishers brought in that time ultimately for their own interest, अपने ही फायदे के लिए था और कुछ भी नहीं था। इन्वेस्टमेंट का भूखा था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, फ्लड कंट्रोल के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं ना, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टेरेसिंग फार्मिंग के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम यानी जो रिवर वगैरह उसको थोड़ा ऐसा अच्छा कर दिया जाए कि जिसका पानी हम लोग और अच्छे से रिसोर्स को यूज़ कर सके एग्रीकल्चर में, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। कुछ भी नहीं, एकदम तहस नहस करके रखा हुआ था, ठीक है, ठीक है। और इनका कोई इंसेंटिव भी नहीं था कि एग्रीकल्चर में ये लोग इन्वेस्ट करें, ये लोग ऐसे लोग थे ब्रिटिशर्स, ठीक ना। और मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, एग्रीकल्चर सेक्टर का था आई थिंक, चलो हम लोग देखेंगे। आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए कि मैकुले ने भी किया था और एक फ्रेंच ट्रैवलर थे बर्नियर, ये मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, ठीक है, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग को जानना जरूरी है। मैकुले ने भी पूरा कंट्री में जब वो घूमा विजिट किया तो उन्होंने देखा कि यार इंडिया जो अपने ट्रेडिशन से काफ़ी जुड़ा हुआ है और यहाँ के लोग काफ़ी, यहाँ पे बहुत रिसोर्स है, ठीक है, तो ये लोग हर तरीके से फूले फले हैं, तो इनको एक्सप्लॉइट करना इतना आसान नहीं है, सिस्टमेटिकली करना पड़ेगा, इनके ट्रेडिशन को बदलना होगा, कुछ और इन्हें दिखाना होगा, ऐसा था। तो वैसे एक फ्रेंच ट्रैवलर थे बर्नियर, उन्हें 17वीं सेंचुरी के बंगाल को बताया कि उस टाइम में बंगाल कैसा था। उन्होंने बोला कि जो मैंने नॉलेज एक्वायर्ड किया है बंगाल के 2 बार घूमने पे, यानी 2 बार जब उन्होंने विजिट किया, तो उन्होंने कहा कि ये इजिप्ट से भी बहुत अमीर जगह है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्सपोर्ट्स होते हैं, यहाँ पे बहुत सारा अबंडेंस भरा पड़ा कॉटन का, भरा भरपूर मात्रा है यहाँ पे कॉटन की, सिल्क का, राइस का, शुगर का, बटर का, एम्प्लॉय ऑफ कंजप्शन, खुद के कंजप्शन के लिए एम्प्लॉय ऑफ यहाँ पे फूड है, वीट, वेजिटेबल, ग्रेन, फॉल्स, डक्स, घीज, एवरीथिंग। बहुत सारे पिग्स का झुंड है यहाँ पे, फ्लॉक्स ऑफ शिप है, गोट है, फिश है, बहुत तरह के फिश है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ये चीज़ बताया था, तो ये चीज़ देखकर मुझे बोला कि नहीं, हमें करना है, इसलिए लोग लैंड सेटलमेंट पॉलिसी लाए कि जितना ज़्यादा हो सके निकाल लो। और बहुत सारे कैनल्स भी थे राजमहल से सी की तरफ, ठीक है, गंगाज, और इमेंस लेबर था नेविगेशन और इरिगेशन के लिए, लेबर की भी कमी नहीं थी उस टाइम पे, ये मोस्ट ऑफ द लोग इसी में जुड़े हुए थे, ठीक है। तो वो लोग बात करते कि इंडस्ट्री कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या हालत था। जैसे कि मैंने बताया कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो तो पूरे तरीके से डिक्लाइन हो चुके थे। क्यों डिक्लाइन हो गए थे, अब मैं बताता हूँ। इन बंदों ने, मैंने जैसे शुरू में आपको बताया कि इंडिया को तो मार्केट बना दिया अपने प्रोडक्ट्स का, अभी अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे ला करके बेच रहे हैं, बट हमारे बंदे जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, जो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट बना रहा है वो तो हाथ से बना रहा है, जाहिर सी बात है हाथ में मेहनत लगता है, वो सामान ऑफकोर्स सी बात है थोड़ा महंगा तो होगा ही मैन्युफैक्चरिंग गुड से, जो मशीन से बनाई जा रही है। तो इसके वजह से क्या होता था, जो नया डिमांड आने लगा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का, क्यों आने लगा, क्योंकि ये सस्ता था हैंडीक्राफ्ट गुड्स से, तो अब इनको यहाँ से निकलना पड़ा, इनका फैक्ट्री तो बंद होने लगा, क्योंकि लोग खरीद नहीं रहे थे, तो करेंगे क्या अब ये। इसके वजह से जो ये पॉपुलेशन आप देख रहे हो ना एग्रीकल्चर में 85%, कहीं ना कहीं इनका भी प्रेशर यहाँ पे बढ़ रहा था, क्योंकि ये लोग भी छोड़ छोड़ कर, इसलिए आज भी मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया जब उनके पास कुछ भी नहीं होता करने को, तो हम लास्ट में ये कहते हैं चलो गाँव में जाके खेती बाड़ी करेंगे, आज भी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पे शिफ्ट, यानी जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर था यहाँ पे ये लोग शिफ्ट होने लगा और एग्रीकल्चर में पॉपुलेशन बढ़ने लगा, इसके कारण डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। इन्होंने सिस्टमेटिकली
डी इंडस्ट्रियलाइज किया इंडिया को सिस्टमेटिकली, क्योंकि इंडिया हैंडीक्राफ्ट बना रहा है। यानी एक तरह का इंडस्ट्री तो था ना इंडिया का, कॉटन का था, हम लोग देखेंगे मॉडर्न इंडस्ट्री था इंडिया का कॉटन का। तो जब ये डी इंडस्ट्रियलाइज कैसे करेंगे, इंडिया को सप्लायर बना दिया रॉ मटेरियल का और अपने लिए फिनिश प्रोडक्ट का मार्केट बना दिया, जिसके कारण मासिव अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। मैंने बताया सब शिफ्ट करने लगे एग्रीकल्चर की तरफ, वहाँ पे तो खुद भरा पड़ा है, वहाँ पे बेचारा एग्रीकल्चर में खुद इन्वेस्टमेंट का भूखा है, सोशल टेंशन बढ़ रहा है वहाँ पे, ठीक है। और सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में हम लोगों ने देखा कि मॉडर्न इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रही थी जूट और कॉटन की, ठीक है। गुजरात वाले एरिया में, महाराष्ट्र वाले एरिया में जहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल पाया जाता है, तो वो एरिया काफ़ी ज़्यादा सूटेबल था फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, इस वजह से। और एक फैक्ट्री लगाई गई थी गाइस, मैं आपको बताता हूँ, टिस्कन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, 1907 में। और छोटी मोटी और भी अदर इंडस्ट्रीज लगाई गई थी, शुगर, सीमेंट का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। तो ये सब इंडस्ट्री लगाया गया था, बट ये उतना ज़्यादा भी एक्सपेंड नहीं हुआ था, ठीक है। इस वजह से हमारा जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बहुत कम रह गया था। और ये लोग जो उस टाइम पे जो भी इंडस्ट्री थे ना, ये लोग हार्डली कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री स्टैब्लिश करते थे। कैपिटल गुड इंडस्ट्री क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होता है जो मशीन्स का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, और उस मशीन से हम लोग आर्टिकल्स बनाते हैं कंजप्शन के लिए, ठीक है, वो होते हैं कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। तो था ही नहीं, अब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है नहीं, और हार्डली भी है तो ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है, तो लोग प्रोडक्शन कैसे करेंगे। थोड़ा सा यार अगर सोचो, अगर ये भी बढ़ा दिया होता तो ये लोग बंदे जो इधर से इधर मूव किए हैं, इसका यूज से ये लोग शायद फिर से ऊपर उठते, है कि नहीं। तो चीप प्रोडक्ट ये भी बेचते तो इनका भी अपना घर पेट पूजा चलता, बट ऐसा नहीं था। और जीडीपी का भी कंट्रीब्यूशन बहुत लो था उस टाइम पे, ठीक है। और जो इंडस्ट्री था पब्लिक सेक्टर के लिए बहुत लिमिटेड था, ठीक है। मेनली जो भी इंडस्ट्री थी वो प्राइवेटाइज थी, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री थी नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी का ही वहाँ दबदबा ज़्यादा था। अब हम लोग फॉरेन ट्रेड के बाद बात करते हैं कि ट्रेड में क्या हालत था हमारे कंट्री का, ठीक है। तो अगर हम ट्रेड की बात करें तो आप लोग को पता है कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, एंशियंट टाइम से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। मेसोपोटामियन, इजिप्शियन, इन सब के साथ हम लोगों ने ट्रेड किया है। सिल्क, आई मीन गोल्ड का भी, गोल्ड का नहीं, हम लोगों ने टीन का ट्रेड किया इराक के साथ, ठीक है। और भी बहुत सारे चीज़ों का, पत्थरों का भी हम लोगों ने किया है, जो प्रीसियस स्टोन्स होते थे उनका भी हम लोगों ने ट्रेड किया है। बट कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने टैरिफ पे बैरियर्स लगा दिए, टैरिफ बैरियर्स लगा दिया, मना कर दिया कि यार हर चीज़ का तुम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास तो रॉ मटेरियल था, तो हम लोग ट्रेड करने के लिए तो इधर उधर जा सकते थे। बट उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनको अपना इंटेंशन था, यार फिर हम लोग एक्सपोर्ट ही लोग कैसे करेंगे हमको, अगर ये लोग खुद ही ट्रेड कर लेंगे तो उन्होंने बहुत हाई ड्यूटी टैक्स लगा दिया, जिसके कारण ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा, मतलब इस पे नुकसान देखने को हम लोगों को मिला, काफ़ी ज़्यादा गाइस, ठीक है। एकदम मतलब कहते हैं ना, अपना मोनोपोली ये लोग बढ़ाने लगे थे। उन्होंने पूरा का पूरा फॉरेन ट्रेड को एडवर्सली अफेक्ट किया था, ठीक है। और एक्सपोर्टर बना दिया हमें, और इम्पोर्टर बना दिया इनके प्रोडक्ट का। अब बात करते हैं स्विस कैनल, जिसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन निभाया है। स्विस कैनल अभी है क्या वो देखते हैं। ये देखो, स्विस कैनल एक आर्टिफिशियल वाटरवे था। ये देख रहे हो, ये पहले ओपन नहीं था। जब ये ओपन हुआ ना, तो ब्रिटिश का जो फॉरेन ट्रेड था वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हुआ, इससे फैसिलिटेट किया इसने। कनेक्ट करता था मेडिटेरेनियन सी को गल्फ ऑफ स्विच से, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी और यहाँ पे कहीं गल्फ ऑफ स्विच है, उससे कनेक्ट करता था, ठीक ना। एंड डायरेक्ट ट्रेड रूट प्रोवाइड करता था शिप्स को बिटवीन यूरोपियन और अमेरिकन पोर्ट्स, एंड जो भी पोर्ट साउथ एशिया में थे, ईस्ट एशिया में थे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देता था। एंड इसका जो ओपनिंग था 1869 में हुआ था। और इसने देखो यार, अब ये क्या था, एक शॉर्टकट रास्ता हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो जो कॉस्ट था ट्रांसपोर्टेशन का वो कम हुआ, और इंडियन मार्केट का एक्सेस भी बाकी लोगों को, बाकी जो कंट्रीज हैं उनको ईजिली हो गया। तो उन्हीं को फ़ायदा हुआ, हमें तो कुछ खास हुआ नहीं। हाँ, हमें अब हो रहा है। जब तक वो लोग अपने नेचर का काम कर रहे थे तब तक तो उन्हें फ़ायदा था, लेकिन हमें भी अब फ़ायदा, मतलब हमारे लिए भी तो था ही वो। भले हमें फ़ायदा हो नहीं रहा था, लेकिन बेनिफिशियल तो हमारे लिए भी था। चलो अब आप आगे देखते हैं। ये तो मैंने अभी आप लोग बताते हैं स्विच कैनल। फिर मैंने आपको बताया कितना समृद्ध था हमारा बंगाल। फिर हमने बताया कितना फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, मसलिन के बारे में एग्जांपल दिया, डेक्कन मसलिन वर्ल्ड वाइड फेम था, जिसको मलमल भी कहते हैं, शाही मलमल। अब हम लोग देखते हैं कि डेमोग्राफिक कंडीशन कैसा था लोगों का, ठीक है। डेमोग्राफिक कंडीशन को सबसे पहले सेंसस 1881 में हुआ था, ठीक है। और इस सेंसस से पता चला कि लोगों का सोशल डेवलपमेंट एकदम लो है, एकदम लो।
ये लोगों ने लिटरेसी पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। लिटरेसी लेवल 16% से भी कम था। यहाँ तक कि फीमेल लिटरेसी लेवल नेग्लिजिबल था, अप्रोक्स 7% था। पब्लिक हेल्थ अनअवेलेबल था, अगर अवेलेबल था भी तो इनएडिक्वेट था, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां भी फैली। वाटर एयरबोर्न डिजीजेस उस टाइम पे काफ़ी फैल रहा था। और सोचो पब्लिक हेल्थ भी नहीं है अवेलेबल, फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो क्या हाल होता होगा लोगों का। ये लोग कभी ध्यान नहीं देते थे। मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा था, यानी पर एनम 1000 लोग में से कितने लोग मारे जा रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं, मरेंगे ना। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, डिजीज फैल रहा है, तो लोग तो मरेंगे, जाएंगे कहाँ। लोग लिटरेट भी नहीं थे कि ब्रिटिशर्स को समझ सके पॉलिसी को, बट ब्रिटिशर्स ने आगे चल के अपने पैर में कुल्हाड़ी मार के हमें पढ़ाया, हमें एजुकेशन दिया, और बाद में हम लोग एनालाइज करने लगे उन्हीं की चीज़ों को जो हम पे ट्राई करते थे। ठीक है। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो भी बहुत उस टाइम पे कम था, 44 साल तक ही थी वहाँ पे लाइफ, एवरेज लाइफ। ठीक है। और पॉवर्टी तो हम लोग कह ही नहीं सकते, बट देर इज नो एनी एडुकेट डाटा अबाउट दैट टाइम ऑफ पॉवर्टी विच इज प्रिवेल इन इंडिया। बट इट वॉज नो डाउट दैट इज पॉवर्टी इज एक्सट्रीमली हाई, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी था, क्योंकि ये सब चीज़ें से हम लोग कहीं ना कहीं एनालिसिस करके पता लगता है। अब ऑक्यूपेशन, यार क्या ऑक्यूपेशन की बात करें हम। एग्रीकल्चर में तो वर्कर्स ऐसे ही बढ़ा दिया नाम का, जहाँ 5 लोग काम करने चाहिए वहाँ 10-10 लोग काम कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, स्टैग्नेशन पड़ा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कुछ था जो 15 से 20% लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, और कुछ रीजनल वेरिएशंस भी उस टाइम पे हम लोगों को देखने को मिला। ये रीजनल वेरिएशन लाइक मद्रास में, मद्रास प्रेसिडेंसी में आज का डेट में ये एरिया आता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटक। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और ये सब में काफ़ी ज़्यादा थोड़ा बहुत मतलब कि इंक्रीमेंट देखने को मिला। और इसी टाइम पे उड़ीसा और आसपास की एरियाज़ में एग्रीकल्चर पे ज़्यादा लोग फोकस करने लगे थे, यानी एग्रीकल्चर में जो पॉपुलेशन थोड़ा बढ़ने लग गया था। ठीक है। अब हम लोग ओवरऑल बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रोल था, तो ब्रिटिशर्स ने 1850 में रेलवे का इंट्रोड्यूस करवाया इंडिया में, टेलीग्राफ लाया, पोर्ट्स लाया, बट रियल मोटिव इनके कॉलोनियल इंटरेस्ट थे, अपने आप को फायदा पहुंचाना है। कैसे देखो, रोड का कंस्ट्रक्शन तो करवाया, बट इन नॉट फुट फॉर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, हैवी व्हीकल्स के लिए इतना नहीं था। इन लोगों का मेन एम था क्या, आर्मी को मोबिलाइज करवाना है इंडिया में, और जो भी इंडिया से हम लोग रॉ मटेरियल उठा रहे हैं यार, उसको कहीं लेके तो जाना है ना, तो उस रॉ मटेरियल को रोड के थ्रू लेके जाते थे सी पोर्ट्स, रेलवे के पास, और वहाँ से फिर अपने कंट्री पे वो करवाते थे। ठीक है, फाइनली एक्सपोर्ट करवाते थे। रेलवे का दो इम्पोर्टेंट था, वे था जो इम्पोर्टेंस था हमारे लिए, ये था कि अब पहले हम लोग को काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता था, तो वो चीज़ हमारा कम हुआ। दूसरा, जो भी जोग्राफिकल कल्चरल बैरियर्स था वो कहीं ना कहीं यूनिटी में भी काफ़ी काम आया, क्योंकि हम लोग ज़्यादा दूर नहीं जा पा रहे थे, बहुत टाइम लगता था। अब हम लोग जल्दी से कम टाइम पे ज़्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम बाकी का कल्चर, बाकी जोग्राफिकल एरिया को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। और उसको जब हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि ब्रिटिशर्स के कारण हर कोई परेशान है, हर कोई में नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी, हम लोग देखेंगे हिस्ट्री में, ये सब बहुत बड़ा रीज़न था। और एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन किया, और इसने कहने कि हमें सेल्फ सफिशिएंट बनाया था, बट उतना खास नहीं, कुछ ही लोगों को फ़ायदा हो पा रहा था। लेकिन ये था कि फार्मर्स थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी, कैश क्रॉप्स का थोड़ा सा बढ़ गया था। और इनलैंड ट्रेड, सी ट्रेड भी इन्होंने काफ़ी बढ़ाया, बट ये उतना इफेक्ट नहीं हो पाया था। बस ओवरऑल यही था गाइस आज के लेक्चर में। हाँ, आप लोगों को मज़ा आया होगा। और एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, कंक्लूजन, अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि ओवरऑल ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी जो थी बहुत उदास थी। ठीक है, मतलब पूरा तरीके से गिरा हुआ, एग्रीकल्चर ऑलरेडी सरप्लस लेवल से भरा पड़ा है, एक्सट्रीम लो प्रोडक्टिविटी है। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी रो रहा है मॉडर्नाइजेशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। फॉरेन ट्रेड जो भी थे वॉज मेनली ओरिएंटेड टू फीड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन, नॉट इन इंडिया। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो थी, दे आर क्राइंग फॉर नीड अपग्रेड, एक्सपेंशन, अपग्रेडेशन एंड पब्लिक ओरिएंटेशन। पब्लिक ओरिएंटेशन थी नहीं, लोग अपने ही मोटिव के लिए यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। एंड बताओ कैसा लगा। मैंने सब कुछ अच्छे से कंप्लीट करवा दिया, अगर आप बुक पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि ये और चमक जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को कमेंट में बताओ कैसा लगा।